स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कि गैल्वेनिक सेल क्या होती है। देखिए, गैल्वेनिक सेल वास्तव में वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होती हैं जो केमिकल एनर्जी को इनडायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। देखिए, गैल्वेनिक सेल में एक इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होती है और उसमें फाइनली केमिकल एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। गैल्वेनिक सेल को वोल्टिक सेल भी कहते हैं। गैल्वेनी ने 1780 में और 1800 में वोल्टा ने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सक्सेसफुली कन्वर्ट किया था। उन्हीं के नाम पर इनका नाम गैल्वेनिक सेल्स या फिर वोल्टिक सेल्स रखा गया है। देखिए, यहाँ पर आप ये गैल्वेनिक सेल का डिज़ाइन दे सकते हैं। इसमें दो हाफ सेल्स होती हैं, इनको हाफ सेल्स कहते हैं या रिडॉक्स कपिल कहते हैं। इसमें एक सेल में रिडक्शन होता है और एक सेल में ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए इसको एक को रिडक्शन ऑफ सेल और दूसरे को ऑक्सीडेशन ऑफ सेल कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मेटल्स जो इलेक्ट्रोड के रूप में यूज़ किए जा रहे हैं, उन मेटल्स को उन्हीं मेटल्स के इलेक्ट्रोलाइट में इस तरह से डबोकर रख देते हैं। तो एक मेटल की तो टेंडेंसी होती है, वो तो होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, और एक मेटल की टेंडेंसी बन जाती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। और जिस मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की हो जाती है, वो उस मेटल के इलेक्ट्रोड में से आयन घुल घुल कर सॉल्यूशन में आते जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर की तरफ फॉरवर्ड हो जाता है और इस इलेक्ट्रोड पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और इस इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं एनोड। देखिए, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी इस इलेक्ट्रोड की है, तो इसने इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ गेन कर लिया मेटल में से और आयंस को सॉल्यूशन में रिलीज कर दिया। तो इस यहाँ पर हो गया ऑक्सीडेशन। तो इस हाफ सेल में ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहेंगे। और यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड को बोलेंगे एनोड, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और इस पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो दूसरी तरफ दूसरे इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करके मेटल आयन को रिड्यूस करने की। यहाँ से देखिए, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और मेटल आयन को एक्सेप्ट करके इस मेटल आयन का रिडक्शन कर देगा और मेटल आयन जो होंगे इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आयंस का रिडक्शन हो रहा है। अब क्योंकि यहाँ से इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, तो इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और मेटल आयन का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, तो इसलिए इसको बोलेंगे कैथोड। देखिए, चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो चाहे गैल्वेनिक सेल हो, चाहे दोनों में जो रिडक्शन होता है वो कैथोड पर होता है और ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है। बस चिन्ह में, साइन में अलग अंतर होता है। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है उस पर जो कैथोड होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि जो ये गैल्वेनिक सेल है इस पर कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज है। उसमें एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि यहाँ पर गैल्वेनिक सेल में एनोड पर नेगेटिव साइन है। बाकी कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है एक्सटर्नल सर्किट में जो मूव कर रहे हैं वो इस वायर में कर रहे हैं, लेकिन इंटरनल सर्किट जो कंप्लीट होगा उसके लिए हम यहाँ पर एक सॉल्ट ब्रिज लगा लेते हैं। अगर ये सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर इस तरह के बहुत सारे पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हो जाएंगे, तो और यहाँ पर बहुत सारे नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हो जाएंगे और ये जो करंट की फ्लो है ये रुक जाएगी। तो इस सोल्यूशन की न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर एक सॉल्ट ब्रिज का यूज़ किया गया है। सॉल्ट ब्रिज में ये देखिए, एक जैसी आयनिक मोबाइलिटी वाले आयंस भरे रहते हैं, स्पेशली KCl, KNO3, NH4Cl, NHNO3 जैसे सॉल्ट इसमें भरे जाते हैं। अगार अगार या जिलेटिन में सॉलिड पेस्ट में भरकर उनको रख दिया जाता है। इसमें उल्टी रखी यूट्यूब में और यहाँ पर कॉटन लगा दी जाती है। तो जैसे यहाँ पर पॉजिटिव आयन की संख्या बढ़ेगी, तुरंत नेगेटिव आयन यहाँ से आकर इसको न्यूट्रल कर देगा और जो इंटरनल सर्किट है वो कंप्लीट
हो जाएगा। तो एक्सटर्नल सर्किट जो है वो कंप्लीट रहता है इस वायर से, दोनों इलेक्ट्रोड देखिए कनेक्ट है, और इंटरनल सर्किट मेंटेन है इस सॉल्ट ब्रिज से। तो जैसे ये सर्किट कंप्लीट होता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाता है एनोड से कैथोड की तरफ, और जो करंट कन्वेंशनल करंट है वो चलनी शुरू हो जाती है कैथोड से एनोड की तरफ। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर यहाँ पर कोई बल्ब जलाएंगे तो वो बल्ब जो है जलना शुरू हो जाएगा, और इसमें करंट जो है वो चलनी शुरू हो जाएगी। अधिकतर देखा क्या है कि वो गैल्वेनिक सेल जिसमें कैथोड में कॉपर आयन रहते हैं और एनोड में जिंक आयन रहते हैं, उसको डैनियल सेल बोलते हैं। और स्टैंडर्ड कंडीशन पे इसका जो ईएमएफ कैलकुलेट होकर आता है वो आता है 1.1 वोल्ट का। देखिए स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है कि इन आयंस की संख्या 1 मोलर हो और टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर के बराबर। उस कंडीशन में जो डैनियल सेल कहलाती है, उस सेल का जो ईएमएफ आता है कैलकुलेट होकर वो आता है 1.1 वोल्ट। अब देखिए गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखिए गैल्वेनिक सेल को हम रिप्रेजेंट जब भी करेंगे तब हमेशा हम राइट हैंड साइड पर कैथोड को लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पर एनोड को लिखेंगे। देखिए डायग्राम में भी राइट हैंड साइड पर हमने कैथोड को लिखा है, रिडक्शन हो रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड पर एनोड को लिखा है। राइट हैंड साइड पर कैथोड, लेफ्ट हैंड साइड पर एनोड। एक तो ये बात इसमें ध्यान रखने की है। और जब हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे एनोड की तरफ से, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो मेटल जो होता है अपने मेटल आयन में कन्वर्ट होता है। तो देखिए मेटल, ये फेज बाउंड्री, और ये मेटल आयन। देखिए फेज बाउंड्री को हम यहाँ पर एक सिंगल लाइन से दिखाते हैं, तो मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो मेटल फेज बाउंड्री मेटल आयन, और यहाँ पर फिर मेटल आयन की कंसंट्रेशन लिख देते हैं, जो भी कंसंट्रेशन उसकी होती है सोल्यूशन की। ये देखिए डबल लाइन जो है ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन का मतलब है मेटल आयन मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, तो देखिए मेटल आयन और उसकी कंसंट्रेशन लिखती है, और फिर ये फेस बाउंड्री और यहाँ पर ये मेटल। अब देखिए डैनियल सेल में जिंक और कॉपर के बीच होती है रिएक्शन, तो देखिए जिंक जो है Zn2+ में जा रहा है और ये उसकी कंसंट्रेशन है C1। तो यहाँ पर देखिए जिंक और जिंक आयन के बीच में फेस बाउंड्री, फिर ये सॉल्ट ब्रिज डबल लाइन से दिखा दिया। अब ये कॉपर 2+ आयन जो है ये C2 इसकी कंसंट्रेशन, और ये जा रहा है Cu में, तो यहाँ पर इसकी भी ये फेस बाउंड्री दिखा दी है। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन जो इसमें फ्लो कर रहे हैं, ये तो एनोड है, ये कैथोड है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं वो एनोड से कैथोड की तरफ, और करंट कैथोड से एनोड की तरफ चल रही है। अब इसमें स्टैंडर्ड कंडीशन में डैनियल सेल का जो ईएमएफ कैलकुलेट होकर आता है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट होकर आता है वो आता है 1.10 वोल्ट। अब देखिए अगर हम एक्सटर्नल कोई पोटेंशियल लगाएं पॉजिटिव डायरेक्शन में, और यदि उसकी वैल्यू 1.1 से कम है, तो जिंक रॉड से कॉपर रॉड की तरफ इलेक्ट्रॉन चलते रहेंगे, रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस बनी रहेगी, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। लेकिन यदि एक्सटर्नल पोटेंशियल की वैल्यू सेल की ईएमएफ के बराबर हो जाए, यानी कि एग्जैक्ट 1.1 वोल्ट हो जाए, तो उसमें करंट चलना बंद हो जाएगी, नो फ्लो ऑफ करंट विल टेक प्लेस, और उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। और जब एक्सटर्नल पोटेंशियल की वैल्यू ई सेल से ज़्यादा हो जाए, 1.1 वोल्ट से यदि ज़्यादा जाए, तो करंट उल्टी डायरेक्शन में चलना जो है शुरू हो जाएगी। उस केस में डेल्टा जी जो है वो 0 से ज़्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर डेल्टा जी 0 हो जाएगा, एकदम एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम में रहेगी रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। डेल्टा जी नेगेटिव रहेगा जब एक्सटर्नल ई सेल से कम है, और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगी। यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और यहाँ पर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस बन जाएगी, और जो गैल्वेनिक सेल है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करेगा, और इसमें जो है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल। देखिए हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। जब हम किसी मेटल इलेक्ट्रोड को उसी मेटल आयन के सॉल्यूशन में डुबो देते हैं, तो देखिए 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या तो मेटल के आयन जो है वो इलेक्ट्रोड से टकराकर वापस लौट जाए, या फिर मेटल के जो आयन है वो उस मेटल इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन को लेकर उस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाए,
या फिर एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो मेटल का इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके मेटल आयन को जो सॉल्यूशन में रिलीज कर दे। तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं। ये कौन सा इसमें घटना घटेगी, ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोड की नेचर क्या है। देखिए, अगर मेटल का इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को निकालकर मेटल आयन में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये इन इलेक्ट्रॉन के कारण इस इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कहने का मतलब है यदि इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हुआ तो मेटल इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाएगी। तो इस इलेक्ट्रोड पर सोल्यूशन की रिस्पेक्ट में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और यदि मेटल आयन इससे इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे और मेटल में कन्वर्ट होंगे तो यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। कहने का मतलब यदि इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होगा तो इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, और जिस वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा सोल्यूशन की रिस्पेक्ट में। दोनों ही केसेस में सोल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच में चार्ज में डिफरेंस आ जाएगा और एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेटअप हो जाएगा। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की या गेन करने की टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है जब वो इलेक्ट्रोड अपने उसी मेटल आयन के कांटेक्ट में हो जिस मेटल का वो बना है। तो सिंपल भाषा में हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी मेटल के इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करने या गेन करने की जो टेंडेंसी होती है उस टेंडेंसी को हम उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए, सिंगल इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर नहीं किया जा सकता है। किसी भी गैल्वेनिक सेल के ईएमएफ को तो मेजर किया जा सकता है, लेकिन किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ना तो कभी भी अकेले रिडक्शन होता है ना ही कभी अकेले ऑक्सीडेशन होता है। तो इसलिए सिंगल इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर नहीं किया जा सकता है। पूरी गैल्वेनिक सेल के ईएमएफ को या ई सेल को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो अगर हमें सिंगल इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है तो जिस इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड को पोटेंशियल कैलकुलेट करना होता है उसको हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ अटैच कर देते हैं और पूरी सेल का ईएमएफ निकाल लेते हैं, और जो ईएमएफ कैलकुलेट होकर आता है वही उस इलेक्ट्रोड का सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। अब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होती है? देखिए, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होती है ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होती है जिसका हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर्बिट्रेरी 0 मानते हैं। इसमें देखिए हाइड्रोजन 1 बार प्रेशर पर होती है और जो सोल्यूशन भरा रहता है इसमें वो 1 m HCl का रहता है, और स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए टेम्परेचर 298 केल्विन कर देते हैं, और इन कंडीशंस में जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो होता है 0। और स्टैंडर्ड कंडीशन में जब इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड को हम किसी भी मेटल के इलेक्ट्रोड के साथ अटैच करते हैं और उस पूरी सेल का ईएमएफ निकालते हैं तो वो जो ईएमएफ की वैल्यू आती है उस मेटल इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के कारण आती है, क्योंकि रेफरेंस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है। तो जो भी कुछ वैल्यू आएगी वो उस सिंगल इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की ही मानी जाती है। अब हम देखेंगे कि सेल पोटेंशियल और ईएमएफ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सेल पोटेंशियल और ईएमएफ होता क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ द टू हाफ सेल इज नोन एज पोटेंशियल और सेल वोल्टेज। सेल पोटेंशियल और सेल वोल्टेज इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ भी कहते हैं इसको। उस कंडीशन में ईएमएफ कहते हैं इसको जब इसमें से कोई करंट नहीं फ्लो कर रही हो। तो जब करंट फ्लो कर रही होती है तब इसी को हम जो है सेल पोटेंशियल या सेल वोल्टेज कहने लगते हैं। तो देखिए, गैल्वेनिक सेल जो होती है उसमें एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है और एक पर रिडक्शन होता है। तो एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होती है, एक पर रिडक्शन हाफ रिएक्शन होती है। तो ईएमएफ जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है
उसका तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन हो रहा है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। देखिए जब ये अभी हम जो AMF की कैलकुलेशन सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब ये है कि टेम्परेचर हमने 298 केल्विन रखा हुआ है और इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन रखी हुई है वो रखी हुई है 1 m। इलेक्ट्रोलाइट जो लिए हुए हैं हमने वो 1 मोलर लिए हुए हैं। तो जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है इलेक्ट्रोड पर उसका तो हमने लिया स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जिसका रिडक्शन हो रहा है उस पर उसका लिया हमने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और दोनों को जोड़कर हम जो है स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब ये सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैंने बताया था आपको कि जिस मेटल के इलेक्ट्रोड का आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है उसके साथ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अटैच कर देते हैं और स्टैंडर्ड EMF की वैल्यू निकालते हैं। अब सपोज करो हमने किसी मेटल के इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन के साथ अटैच किया और अटैच करने पर उस मेटल के इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये हमें कैसे पता चलेगा ऑक्सीडेशन हो रहा है? करंट की डायरेक्शन को देखकर पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। मान के चलो कि यदि उस मेटल इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उस मेटल इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू रख देंगे और हाइड्रोजन के लिए इस रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू रख देंगे 0। तो जो भी EMF कैलकुलेट होकर आएगा वो आएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ दैट इलेक्ट्रोड। तो इस तरह से हम सिंगल इलेक्ट्रोड की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड पोटेंशियल को 0 रख कर। देखिए किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट होकर आती है या तो वो आएगी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के रूप में। यदि हाइड्रोजन की रेस्पेक्ट में उस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो कैलकुलेट होकर आएगी वो आएगी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के रूप में, या फिर उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में कैलकुलेट हो जाएगी यदि उसका रिडक्शन हो रहा है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड की रेस्पेक्ट में। तो कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के रूप में कैलकुलेट होकर आती है और कुछ की रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में कैलकुलेट होकर आती है, लेकिन हम सभी वैल्यूज़ को रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में कैलकुलेट कर लेते हैं। अधिकतर जो प्रैक्टिस में हम यही करते हैं कि हम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल की तरह ही यूज़ करते हैं। तो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट होकर आई भी है उसको हम साइन को रिवर्स कर कर रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये दो वैल्यू एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में सेम होती हैं, केवल साइन में डिफरेंस होता है। तो इसलिए यदि हम रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में EMF कैलकुलेट करेंगे तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड की जगह माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल रख देंगे। तो देखिए जिस पर रिडक्शन हो रहा होता है उसे कैथोड बोलते हैं, जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा होता है एनोड बोलते हैं। तो यहाँ पर रिडक्शन का, यहाँ पर कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल तो लिखा ही है, यहाँ पर जो है एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा हुआ है, लेकिन इसको नेगेटिव बनाकर यहाँ पर हमने एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल ही ले लिया। तो देखिए फार्मूला, ये वाला फार्मूला कन्वर्ट हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन ऑफ सेल, यानी कि राइट हैंड साइड कैथोड, और माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एनोड। एनोड को लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, कैथोड को राइट हैंड साइड पर हम लिखते हैं। तो देखिए ये फार्मूला आ गया किसी भी सेल का स्टैंडर्ड कंडीशन में EMF कैलकुलेट करने का। देखिए EMF और सेल में अंतर यही होता है कि जब उस सेल से करंट ड्रॉन नहीं हो रही होती है तो उस कंडीशन में दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिफरेंस को हम EMF बोलते हैं, और जब सेल करंट चल रही होती है तो उसी को हम सेल वोल्टेज या पोटेंशियल बोलने लगते हैं।